हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाबा के ऊपर में। दोस्तों, अभी अपन रिसेंटली क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़ को कवर अप करेंगे जिसके अंदर में क्या बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ राज्यसभा के अंदर में इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। तो हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो, ये जो आपका रिमूवल ऑफ जजेस है, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे यूपीएससी के एस्पेक्ट से, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी ये काम आ ही जाएगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा के अंदर में हाईकोर्ट के एक जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। अच्छा, मोशन क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में जब भी कभी प्रस्तावना रखा जाता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि हमें विश्वास नहीं है और या फिर हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, एक सिंपली स्टेप्स उठाना, उनको उनके पद से हटाने के लिए एक ऑफिशियल स्टेप उठाना, दैट इज इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट मोशन का मतलब है कि हम एक प्रस्तावना रख रहे हैं जहां पे हम जो पद पे लोग बैठे हुए हैं उनको हटाना चाहते हैं। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस का जरूरत जुडिशरी के अंदर में क्यों पड़ गया? इसलिए पड़ गया साथियों, ताकि हम जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और जुडिशरी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकें। इंटीग्रिटी का मतलब होता है संप्रभुता और अखंडता, यानी जो जुडिशरी के, जिस बात पे जुडिशरी जाना जाता है, न्याय की व्यवस्था के बारे में जाना जाता है, न्याय करने के बारे में जाना जाता है, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग उस पर्सन, अगर वो उस पद पे बैठ के, कई बार हम ऐसा देखते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो या फिर कोई भी अन्य पद की बात हो, जहां पे लोगों के पास पावर आ जाती है, तो उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करके क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं अच्छे काम के लिए नहीं, जबकि अब किसी के खिलाफ के लिए। अब ये चाहे तो कोई भी करप्शन हो सकता है या कुछ भी, तो उससे क्या होता है, वो जब पावर का अपना मिसयूज करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे कंट्री के ऊपर में आता है। दैट्स वाई उस जो जुडिशियल न्याय की बात हम लोग जब बारे में बात करते हैं तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस को यूज करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि साथियों, आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन को एक दूसरे को जवाब देकर चलना पड़ता है। तो अकाउंटेबिलिटी को भी हम तय कर सके कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, इसके लिए हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है राज्यसभा के अंदर में। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्यों ये न्यूज में अंदर है। अभी तक सबसे पहला बात मैं बता देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से 6 बार इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स उठाए गए हैं जजों के खिलाफ में, लेकिन आज तक एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। याद रखिएगा कि 6 बार ऐसा किया गया कि हम जज को हटाना चाहें लेकिन हम नहीं हटा पाए। ये हमारे इम्पीचमेंट स्टेप्स के ऊपर में भी सवाल कहीं ना कहीं उठाते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, रिमूवल ऑफ जजेस, ये अपना कंप्लीट टॉपिक है। इसको याद रखना है आपको यूपीएससी के एस्पेक्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो जज को हटाने का इस प्रोसेस बताया गया है, वो प्रोविजंस क्या क्या दिए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ना इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। अगर आपको लगता है कि ये जो इम्पीचमेंट वर्ड न्यूज के अंदर में चल रहा है, दिस वर्ड, अगर इसका मैं एक मिनट पेन ले लेता हूं, ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है, अगर ये वर्ड आपको लगता है दोस्तों, ओके एक मिनट, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, क्या यहां से स्क्रॉल होगा? ओके, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं यार, इस पे स्क्रॉल नहीं होता है। ठीक है, पेन स्विच करना होगा, ठीक है, ओके। तो इम्पीचमेंट के अंदर जो वर्ड है साथियों, इम्पीचमेंट वर्ड है, वो डिफाइन नहीं किया गया है अपना किसके अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। ओके, लेकिन क्या होता है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जब हम आर्टिकल 124 की चर्चा करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, और आर्टिकल 218 दैट इज रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, तब जाके हम इस वर्ड को एक तरह से यूज कर लेते हैं, दैट इज इम्पीचमेंट, ताकि चीजें लोगों को ज्यादा क्लियर इससे समझ में आती है। अब किसी जज को हटाने के लिए कौन कौन से ग्राउंड चाहिए? देखिए, ग्राउंड क्या है? ग्राउंड है इसके पहले प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी अगर कोई जज किसी पद पर बैठा है और उस पद के वो लायक नहीं है, उसकी गरिमा अखंडता को खराब कर रहा है, एक तरह का मिसबिहेवियर कर रहा है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, तो हम उसको वहां से हटा सकते हैं। या फिर इनकैपेसिटी, या वो असक्षम है, जो पद पे उसको बैठाया गया है, जिस
काम के लिए बैठाया गया है वो कर ही नहीं पा रहा है, वो असक्षम है, चाहे वो मानसिक रूप से वो ऐसा हो या फिर शारीरिक रूप से या फिर किसी और तरीके से। तो यहाँ पे पहला ग्राउंड बताया गया है कि प्रोवेंट मिसबिहेवियर या फिर और इनकैपेसिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इन दोनों शब्द को भी डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए ये जो टर्म्स मैं बोलता हूं ना, नहीं किया गया है, आप इस चीज को दिमाग में एकदम यार फिट कर लो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट बना देगा, आपको बोल देगा इट इज डिफाइंड इन, ये डिफाइन किया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट बनाएगा ताकि आप कंफ्यूज करो। अब आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम हॉल में कि अरे यार डिफाइन किया है क्या नहीं। तो इसी तरह से नॉट डिफाइन का मतलब है यूपीएससी के लिए डिफाइन है भैया, वो स्टेटमेंट फॉल्स बनाएगा और आप फिर उसमें कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो मैंने नीचे क्वेश्चन भी आपको दिखाया हिट एंड ट्रायल करके कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 वाला, उसके अंदर में हम लोग रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं, यानी जो पूरा एक प्रोसीडिंग स्टेप्स बताया गया है वो स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जज को हटा सकते हैं। ये दो रिमूवल ग्राउंड्स चाहिए। अब स्टेप्स की बात करते हैं, क्या स्टेप्स है। देखिए सबसे पहले मोशन को साइन करना होगा दोनों हाउसेस के अंदर में। अगर लोकसभा की बात करें तो 100 मेंबर अगर साइन कर देते हैं और राज्यसभा के अंदर में 50 मेंबर साइन कर देते हैं उस मोशन को, इंपीचमेंट मोशन को जज के खिलाफ में, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह चीज सबमिट कर दिया जाता है और फिर प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन, साथियों इन्वेस्टिगेशन चालू होता है जिसके अंदर में हम 3 मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं। ये 3 मेंबर की कमेटी कौन कौन होगी। पहला, चाहे तो उसमें स्वयं सीजीआई होंगे, ठीक है, भारत के, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक जज। दूसरा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और तीसरा, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। ओके, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है कि कैसे कोई भी ऐसा जज जिसने बहुत अच्छा काम किया है, अपने पूरे देश में उठा लीजिए बहुत सारे जज हैं, कि कोई ऐसे जज जो लगातार ये साबित करते हैं कि उनके काम से देश को लगातार फायदा हो रहा है, तो ऐसे कोई जज को आप ले लो जिनको बहुत, मतलब एक समझ लो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं लीगल के अंदर में, उनको उठा लो। ये 3 मेंबर की कमेटी बना दो। फिर वो क्या करेंगे, इस 3 मेंबर की कमेटी के ऊपर में जांच करेंगे, देखेंगे कि हाँ लोकसभा के अंदर में पास किया गया है, क्या वो जज गिल्टी है नहीं है, जो भी प्रक्रिया होगी वो करेंगे। और अगर गिल्टी पाया गया, अगर इन केस ऑफ गिल्टी पाया गया, तो वो इस रिपोर्ट को वापस से स्पीकर यानी चेयरमैन को सबमिट कर देंगे लोकसभा के अंदर में। अब फिर वापस से जब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में ये रिपोर्ट आ गई, जब चेयरमैन के पास आ गया, तो फिर क्या होगा, स्पीकर के पास ये रिपोर्ट आने के बाद बोथ हाउस के अंदर में एक इस पे डिबेट होगा और फिर वोटिंग होगी। ठीक है, पहला स्टेप्स में क्या हुआ, पहला स्टेप्स में लोकसभा के अंदर में 100 मेंबर ने इसे साइन किया, राज्यसभा के अंदर में 50 मेंबर ने इसे साइन किया और फिर इस मोशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया गया। यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मोशन को लेके, उस प्रस्तावना को लेके चला जाएगा 3 मेंबर कमेटी के पास। वो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होंगे, सीजीआई होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और फिर कौन होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे, यानी आपका वैसे जज जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं अभी तक। वो फिर क्या करेंगे, ये कमेटी जांच करेगी। अगर वो जज गिल्टी पाया गया तो उस रिपोर्ट को वापस से उठा के चेयरमैन को दे दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में, यानी स्पीकर को दे दिया जाएगा। अब स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर इसके ऊपर में पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट करवाएंगे और डिबेट करने के बाद वोटिंग शुरू होगी। अगर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाता है, यानी 2/3 मेजोरिटी से इसे पास कर दिया जाता है वोटिंग देके, तो मान लिया जाएगा कि सब लोग इससे सहमत हैं। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबरशिप। उसके बाद ये जब लोग आपका पास हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, उसके बाद ये चला जाएगा आपका प्रेसिडेंट के लिए अप्रूवल का। जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर में फाइनल अप्रूवल दे देंगे कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है, तो जाके उस जज को उस पद से हटा दिया जाएगा। ये कंप्लीटली प्रोसेसिंग है, इतना लंबा स्टेप्स है, इसीलिए इसके ऊपर में चर्चा भी हो रही है कि जो इतना लंबा स्टेप्स रखा गया है, इससे क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि ये स्टेप्स हम लोग ने पढ़ लिया तुरंत, तो ऐसा थोड़ी है कि ये पढ़ा और तुरंत ऐसा स्टेप्स हो जाता है। नहीं साथियों, सत्र के अंदर में बैठेगा, फिर कंप्लीटली आपकी चर्चा होगी, बहुत डिबेट होगा, अन्य टॉपिक्स पे डिबेट होते हैं, काफी टाइम लगता है। इतने में क्या होता है, जज का ट्रांसफर हो जाता है या फिर जज रिटायर हो जाता है, तो आप अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर उसने अभी गलती की, अभी गिल्टी है वो, तो आप उस पर तुरंत एक्शन नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा लूपहोल यहाँ पे ये क्रिएट होता है। ओके, तो आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब प्रीलिम्स बेस्ड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड मैं क्वेश्चन लाया हूं, आशा करता हूं आप इसे सॉल्व कर पाएंगे।
कह रहा है कि कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, रिमूवल ऑफ जजेस को। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्टिकल 124 डील्स विद द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि आर्टिकल 218 डील्स विद द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। हाँ भैया, ये तो दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं। तीसरा बोल रहा है आपका, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोवन मिसबिहेवियर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बोला ना मैंने, अभी ऐसे स्टेटमेंट आपको देगा कि मैंने अभी ऊपर पे क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके वेट, हाँ, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों वर्ड जो है, प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, यानी 1 एंड 2, यानी ए इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू, जिसमें कहा गया है कि इट्स रेगुलेट द इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस। ठीक है, मुझे तो स्टेप 1 सही लग रहा है। ठीक है, इसमें मैंने बताया ना रिमूवल करने का स्टेप्स बताए गए हैं। इट्स डिफाइंस द ग्राउंड्स ऑफ द प्रोवन मिसबिहेवियर। नो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ना इस एक्ट के अंदर में साथियों नहीं डिफाइंड है। उसके बाद इट रिक्वायर्ड ए स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली, नहीं 1 एंड 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे। A motion to remove a judge can be introduced in earlier house of the parliament। हाँ ठीक है, ये मैंने बताया कि आपको पहले अर्लियर इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट के अंदर में मोशन को। उसके बाद द मोशन मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नहीं, 50 मेंबर्स नहीं भैया, 100 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर में, और राज्यसभा के अंदर में 50 मेंबर है। उसके बाद 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएंगी जो इन्वेस्टिगेट करेगा द चार्जेस अगेंस्ट द जज। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 एंड 3 हमको सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो इसका आंसर भी होना चाहिए बी, यानी 1 एंड 3 ओनली। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन द जजेस इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट के अंदर में जो जज को इम्पीचमेंट करने का रोल है वो क्या क्या है। बोथ हाउस मस्ट बी पास द मोशन विद द स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही लग रहा है। द मोशन बिकम्स द फाइनल वंस द प्रेसिडेंट अप्रूव इट। हाँ, ये भी सही लग रहा है मुझे, 2 स्टेटमेंट भी सही है। डिबेट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पासिंग द मोशन। नो, मैंने बताया ना इसके ऊपर में डिबेट होगा फिर वोटिंग होगी। तो स्टेटमेंट 3 साथियों यहाँ गलत है, 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, 1 एंड 2 ओनली। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत मेहनत से साथियों कंटेंट बनाता हूं, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कोशिश किया आपके साथ कि क्यों ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही शेयर कर दिया जाए, ताकि आपको एक प्रूव हो सके कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका क्या यूज है नहीं है यूपीएससी के अंदर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्टिकल 124 इज डील विद द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हाँ, वो तो मैंने कराया ना सर क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ, ये हो गया आर्टिकल वाला। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यार। तो क्वेश्चंस काफी अच्छे बनाए हैं यहाँ पे मैंने। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।